सुरन सुयन जो एक फिल्म सेट समझकर उठा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह महान किंग राजवंश के युवराज के शरीर में आ गया है। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण राजपाट नहीं है। यह भाई का दुश्मन है, और जिस शरीर में वह आया है वह एक हटाया हुआ डिपोज्ड युवराज है। अध्याय 1 अपमानित युवराज। मेरे धर्मपिताओं, कृपया अपने दिमाग यहाँ जमा करा दें। यह एक निम्न स्तर की मार्शल कला वाली दुनिया है। यहाँ अमरता की साधना नहीं की जा सकती। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह हिस्टिल। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ओमेगा। सुयन ने अचानक अपनी आंखें खोली और सुनहरे नानू पलंग से उठने के लिए संघर्ष किया। चारों ओर देखने पर गुलाब की लकड़ी की एक सजावटी शेल्फ पर हल्के ढंग से सजे हुए सेल्डॉन जेड फूलदान दिखाई दे रहे थे। एक सोने के पानी चढ़े धूपदान से ड्रैगन की सांस की सुगंध आ रही थी, और एक सावधानी पूर्वक चित्रित देवदार और सारस की दीर्घायु के दृश्य को फर्श पर रखी एक स्क्रीन पर सजाया गया था। पूरा कमरा बेहद आलीशान शास्त्रीय साज सामान से भरा हुआ था, जो 3 शब्दों का बखान कर रहा था: उच्च स्तरीय, भव्य और उत्कृष्ट। यह फिल्म क्रू द्वारा बनाया गया एक स्थायी सेट कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट रूप से एक असली प्राचीन महल था। क्या चल रहा है? क्या मैं गलत सेट पर आ गया? मनोरंजन जगत के तीसरे दर्जे के अभिनेता सुयन ने हाल ही में एक नए नाटक की शूटिंग पूरी की थी। शूटिंग खत्म होने की पार्टी में निवेशकों ने उन्हें बार बार शराब पिलाई, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। उसने अपनी आंखों को जोर से मला, लेकिन इन प्राचीन वस्तुओं के अलावा उसे कोई कैमरा या अन्य क्रू सदस्य दिखाई नहीं दिए। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। अरे बाप रे, मैं सपना तो नहीं देख रहा। हे भगवान, क्या मैं सचमुच पुनर्जन्म ले रहा हूं? वाह, मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं। यह तो कमाल है। ऐसा लगता है मानो वह प्राचीन काल में आ गया हो। कमरे की भव्य व्यवस्था को देखते हुए उसकी सामाजिक स्थिति निम्न नहीं होनी चाहिए। शुक्र है कि वह भिखारी नहीं बना, वरना रोते रोते उसकी मृत्यु हो जाती। उसने सुनहरे ड्रैगन से सजी चमकदार पीली ब्रोकेट की पोशाक पर एक नजर डाली और सुयन की आंखें चमक उठी। ओहे भगवान, यह तो सिर्फ युवराज ही पहन सकते हैं। हे स्वर्ग, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। उसके दिल में पल भर में परमानंद की लहर दौड़ गई, और उसके होठों के कोने अनियंत्रित रूप से एक पागलपन भरी मुस्कान में बदल गए। अन्य लोग पुनर्जन्म लेकर डकिया राजकुमार बन जाते हैं, लेकिन वह सीधे युवराज के पद पर कैसे आसीन हो गए? यह तो बहुत बड़ा मुनाफा है। अचानक उसका सिर उलझे हुए ढेर से भरा हुआ महसूस हुआ, और घनी यादें एक साथ उमड़ पड़ी। एक पल पहले वह भ्रमित था। अगले ही पल सुरन को ऐसा लगा जैसे वह किसी के जीवन पर आधारित एक तेज गति से चलने वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहा हो। मूल मालिक की पृष्ठभूमि, बीते अनुभव और दरबार से जुड़ी छोटी मोटी बातें सब अपने आप ही उसके दिमाग में उमड़ने लगी। जैसे जैसे यादें धीरे धीरे सुलझने लगी, सुयन को आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। वह वास्तव में प्राचीन काल में स्थानांतरित हो गया था, लेकिन यह इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जाने वाले काल से बिल्कुल अलग था। जिस राजवंश में वह शासन कर रहा था उसे महान किंग राजवंश कहा जाता था, और उसके मूल स्वामी को कुछ दिन पहले ही परिचित कर दिया गया था। अब वह एक शक्तिहीन पूर्व युवराज था।
उसने प्राप्त यादों को अव्यवस्थित फाइलों को व्यवस्थित करने की तरह छांटा और पाया कि मार्शल आर्टिस्टों के पद काफी स्पष्ट रूप से विभाजित थे। निम्नतम से उच्चतम क्रम में वे तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी थे और उससे ऊपर ग्रैंड मास्टर और जनजात ग्रैंड मास्टर थे। प्रत्येक क्षेत्र को प्रारंभिक, मध्य, अंतिम और चरम चरणों में विभाजित किया गया था। तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट शारीरिक रूप से थोड़ा अधिक मजबूत, दांव पेचों में बुनियादी महारत। साधारण मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक ऊर्जा और फुर्तीले आंदोलनों में मामूली उपलब्धि। उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि। उत्कृष्ट चाले ग्रैंड मास्टर आंतरिक ऊर्जा एक गहन अवस्था में पहुंच जाती है। हर हरकत दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। जन्मजात ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट का शिखर ज्वार की तरह सच्चीची सुई ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी उम्मीदें पल भर में आधी टूट गई। उन्हें लगा था कि उन्हें एक संतोषजनक कथानक वाला पुनर्जन्म का उपन्यास मिल गया है, लेकिन इसके बजाय यह एक विनाशकारी शुरुआत थी। वर्तमान सम्राट किंग के 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सुयन सबसे बड़े पुत्र थे और महारानी के पुत्र थे। जन्म से पहले जन्म लेने और कुलीन माता से होने के जन्मजात लाभों के कारण वे युवराज के पद पर आसीन हुए। हालांकि उनके अन्य 9 भाई भी लगभग समान उम्र के थे और उनमें से प्रत्येक युवराज का पद हथियाने के लिए उत्सुक था। युवराज के पद से हटाए जाने का कारण निसंदेह पर्दे के पीछे से उन 9 भाइयों की साजिशें थीं। पद से हटाए जाने के बाद से मूवी मालिक हर दिन शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करता था, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसे पुनर्जन्म लेने का अवसर मिला। वैसे देखा जाए तो 15 साल की उम्र से ही सुयन का जीवन आसान नहीं रहा था। उसी समय उनकी माता महारानी अचानक बीमार पड़ गई और रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। सबको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी और सम्राट ने भी गहन जांच के लिए लोगों को भेजा, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। समय बीतने के साथ साथ इसका जिक्र भी बंद हो गया। अपनी मां के बिना सुयन पूरी तरह बदल गया। वह पढ़ाई या मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करना चाहता था। सौभाग्यवश युवराज की उपाधि और अपने नाना झेनेगुओ के ड्यूक के समर्थन के कारण उनका जीवन अभी भी सुचारू रूप से चल रहा था। जेनेगु के ड्यूक के पास सैन्य शक्ति थी और सेना में उनका बहुत उच्च सम्मान था। अपने दादा की देखरेख में सुयून का बचपन अब तक सुचारू रूप से बीता। दुर्भाग्यवश वह मार्शल आर्ट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इतने समय बाद भी वह मुश्किल से तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक ही पहुंच पाया था। उसके बाकी भाइयों को देखें तो उनमें से हर कोई दूसरे दर्जे के स्तर तक ही पहुंच पाया था। सम्राट किंग उससे बेहद निराश थे और उसकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने पर शोक व्यक्त कर रहे थे। सुख शांति के दिन अधिक समय तक नहीं टिके। जेनेगु के ड्यूक ने बर्बर आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इस मजबूत समर्थन के अभाव में शाही दरबार में सुयन की स्थिति लगातार कठिन होती चली गई। उसके 9 भाइयों ने गुपचुप तरीके से उसे फंसाने की साजिश रची। उसकी रखेलों ने सम्राट किंग के सामने उसकी बदनामी की और मंत्रियों ने भी इस हंगामे में साथ दिया। इसके बाद सम्राट किंग ने युवराज को पद से हटाने और एक नया उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। आखिरकार महान किंग राजवंश का युवराज एक अक्षम व्यक्ति नहीं हो सकता था।
इस प्रकार एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें सुयन को युवराज के पद से हटा दिया गया और उन्हें किन राजकुमार के रूप में जागीरदार बना दिया गया। जब वह युवराज थे तब उन्हें अपने नाना ड्यूक ऑफ चेनेगुओ का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त था और पुराने अधिकारियों का एक समूह भी इस सिद्धांत पर कायम था कि सिंहासन का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा वह पुत्र ही होना चाहिए। लेकिन अब पेड़ के गिरने और बंदरों के इधर-उधर भाग जाने के बाद, युद्ध में उसके दादा की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने अन्य भाइयों के लिए कांटा बन गया था। उनके 9 छोटे भाइयों में से किसी के साथ भी व्यवहार करना आसान नहीं था। हर कोई युवराज बनना चाहता था जब तक वह जीवित रहे। दरबार में वे मंत्री जो सबसे बड़े वैद्य पुत्र के उत्तराधिकार का समर्थन करते थे, समय समय पर पैतृक नियमों का हवाला देते थे, जिससे सम्राट किंग दरबार में नाराज हो जाते थे। सुयन ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए महसूस किया कि अब उसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। उसकी मार्शल कला का स्तर तीसरे दर्जे का है और उसके आसपास बहुत कम भरोसेमंद लोग हैं। अगर उसे कोई समाधान नहीं मिला तो उसे देर सवेर हटा दिया जाएगा। उसने चिड़चिड़ाकर अपना सिर पटका, गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर अभी भी शराब की अधूरी बोतलें पड़ी थी, जिनकी गंध से उसे सिर दर्द हो रहा था। अब मैं क्या करूं? पुनर्जन्म के ठीक बाद मैं इस तरह की मुसीबत में कैसे फंस गया? उसने फ्राउन किया। उसका दिमाग तेजी से यह सोचने लगा कि आने वाली स्थिति से कैसे निपटा जाए। हालांकि उनके पास प्रिंस किन की उपाधि थी, लेकिन हर कोई जानता था कि यह केवल एक खोखली उपाधि थी, पूरी तरह से बेकार। अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक नौकरानी थाली लेकर अंदर आई। सुरन को जगा हुआ देखकर उसने तुरंत कहा, महाराज, आप जाग गए। इस नौकरानी ने आपके लिए हैंगओवर का सूप तैयार किया है। सुयन ने ऊपर देखा तो पाया कि वह शेन थी। उसकी निजी नौकरानी यह लड़की नाजुक और सुंदर थी, एक ऐसी शख्सियत जिसे उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था और उन लोगों में से एक जिस पर वह भरोसा करता था। तुमने बहुत मेहनत की है, सुयन ने कमजोर आवाज में कहा। शेन लिंग ए ने सूप का कटोरा नीचे रखा और गंभीरता से सलाह दी, महामहिम, कृपया आप इतने निराश ना हो। यदि महारानी अभी भी जीवित होती तो आपको इस हालत में देखकर उन्हें बहुत दुख होता। आपके पास अभी भी हालात बदलने का मौका है। सुयन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं समझ गई। आप अभी जा सकती हैं। मैं अकेला रहना चाहती हूं। शेन ने आज्ञाकारी भाव से सहमति दी। हैंगओवर का सूप नीचे रखा और फिर चली गई। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जरूर सुनना। इस बार गिफ्ट में कुछ हटके दीजिए। केक और फूल तो सब देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को उनकी अपनी कहानी गिफ्ट की है? 8 आपकी धुन 1.43 लेकर आए हैं। आपके लिए सबसे अनोखा सरप्राइज। हम आपके खास पलों और जज्बातों को एक खूबसूरत गाने में बदल देते हैं। हम बनाते हैं बर्थडे एंथम जो पार्टी में जान डाल दे। लव स्टोरी सॉन्ग्स, प्रपोजल या डेट के लिए शादी और सालगिरह के तराने, यारों की यारी वाले गाने। बस अपनी स्टोरी शेयर करें। लिरिक्स और म्यूजिक हमारा ऑर्डर करने के लिए अभी डीएम करें। अपने प्रियजनों को वह गिफ्ट
दें जिसे वह जिंदगी भर गुनगुनाए। अध्याय 2 साइन इन और समन प्रणाली। कमरे में सुयन निराशा से अपने बाल खींच रहा था। उसका चेहरा चिंता से विकृत हो गया था। पुनर्जन्म से पहले वह महज एक मामूली सा सहायक अभिनेता था जिसका काम आमतौर पर संवाद याद करना और सहायक भूमिकाएं निभाना होता था। भला वह दरबारी षड्यंत्रों और घातक योजनाओं का अनुभव कैसे कर सकता था। नक्काशीदार खिड़की के बाहर लहराती बांस की छायाओं को देखकर उसके मुंह में कुलवापन सा आ गया। हे भगवान, आखिरकार मैंने पुनर्जन्म ले लिया। कम से कम मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई चीट कोड तो दे दो। किस पुनर्जन्मित नायक के पास सोने की उंगली नहीं है? क्या यह एक आवश्यक सुविधा नहीं है? सिस्टम ग्रो, क्या तुम वहां हो? मुझे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। प्यारे पापा, मुझसे पंगा मत लो। टी कैरेट टी। उसके बोलते ही उसके दिमाग में एक तेज इलेक्ट्रॉनिक प्रप की आवाज सुनाई दी। डिंग, सिस्टम लोड हो रहा है। सुयन जोर से हंसते हुए अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। नो, हाँ, मुझे पता था। मेरे बिना किसी पुनर्जन्मकर्ता का लाभ कैसे हो सकता है? डिंग, सिस्टम लोडिंग पूरी हुई। सुयन के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी जिसके बाद एक और आवाज सुनाई दी। आदरणीय मेजबान, कमरा नंबर 9527। आपकी सेवा करना हमारे लिए खुशी की बात है। सुयन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पूछ लिया, 9527 सिस्टम के कार्यों का परिचय दें। होस्ट, यह एक साइन इन और सिनिंग सिस्टम है। आप सप्ताह में एक बार साइन इन कर सकते हैं और महीने में एक बार समन कर सकते हैं। साप्ताहिक लॉग इन करने से आपको यादृच्छिक रूप से संसाधन, हथियार, अमृत, खेती की तकनीक और यहां तक कि संगठित सेनाएं भी मिल सकती हैं। मासिक बुलावा भेजकर चीनी इतिहास की लंबी धारा से नागरिक अधिकारियों, सैन्य जनरलों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को आपकी सेवा में बुलाया जा सकता है। सुयन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। उन प्रणालियों की तुलना में जिनमें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा करना आवश्यक होता है, यह साइन एंड जो सिमिनिंग मोड बहुत ही उपयोगकर्ता के अनुकूल था। होस्ट, इस सिस्टम में एक स्टोव भी है। आप दुश्मनों को मारकर या रिचार्ज करके पॉइंट कमा सकते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न संसाधनों के बदले किया जा सकता है। दुश्मनों को मारने पर मुझे कितने अंक मिलते हैं? रिचार्ज करने की विनिमय दर क्या है? एक नियमित सैनिक की हत्या करने पर 10 अंक मिलते हैं। एक घटिया मार्शल आर्टिस्ट 100 अंक, एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट 500 अंक, एक उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट 1000 अंक, एक ग्रैंड मास्टर 10,000 अंक, एक महान ग्रैंड मास्टर 1,00,000 अंक। जहां तक रिचार्ज की बात है, एक टाइल चांदी के बदले 1 पॉइंट प्राप्त किया जा सकता है। सुयन ने सोच समझकर सिर हिलाया। इस अनुपात के अनुसार एक औसत दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को मारकर वह सोताई चांदी कमा सकता है। यदि वह कुछ औसत दर्जे के विरोधियों को भी हरा दे तो वह पल भर में अच्छी खासी दौलत जमा कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका मतलब यह था कि उसे पूरी तरह से हाजिरी लगाने और समन जारी करने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जब तक उसके पास पैसा था, वह सिस्टम में मौजूद संसाधनों के बदले उसका आदान प्रदान कर सकता था। उसे दुकान में मिलने वाली चीजों की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अगर एक भी औषधि की कीमत इतनी ज्यादा हो तो
दुश्मनों को मारकर मिलने वाले अंक शायद उसे चखने के लिए भी काफी ना हो। सुयन ने मन ही मन सोचा, सिस्टम पैनल खोलो। अचानक उसकी आंखों के सामने एक हल्के नीले रंग की स्क्रीन दिखाई दी, जिसके शीर्ष पर एक संक्षिप्त विशेषता पैनल था। चरित्र सुयन, पहचान दाकी राजकुमार, किन खेती प्रारंभिक चरण में तृतीय श्रेणी की अंक 0। मूल्यांकन उथल पुथल भरे साम्राज्यवादी संघर्षों में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह, कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी भी क्षण कुचला जा सकता है। छोटा सा कचरा वाली स्पष्ट समीक्षा देखकर सुयन के होठ सिकुड़ गए। यह प्रणाली वाकई बहुत सीधी थी। एक विचार के साथ ही सिस्टम स्टोर का पेज तुरंत सुयन की आंखों के सामने खुल गया। इसका इंटरफेस बेहद आकर्षक था, जिसमें हथियार, कवच, युद्ध के घोड़े, रसद और औषधियां बड़े करीने से वर्गीकृत की गई थी। उसने कीमतों वाले कॉलम पर सरसरी नजर डाली और अचानक उसकी नजर अनाज की श्रेणी के शीर्ष पर टिक गई। चावल 1.1000 की गिरा। इस कीमत से उनके विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी आई। यह जानना जरूरी है कि दाकिंग में एक अच्छे साल में एक ताइल चांदी से केवल एक शी लगभग 60 किलोग्राम चावल ही खरीदा जा सकता था और अकाल के वर्ष में कीमत इगुनी हो सकती थी। फिर भी उस प्रणाली में एक टाइल चांदी के बदले 1 पॉइंट का मतलब था कि वह एक टाइल चांदी से पूरे 1000 किलोग्राम चावल खरीद सकता था, जो बाजार मूल्य से 16 गुना से भी अधिक था। यह कोई दुकान नहीं है, यह तो असल में एक चलता फिरता अन्न भंडार है। हथियारों की कीमत मानक सैनिक कृपान 1 पॉइंट कृपान, उत्तम लोहे का कवच 50 अंक सेट। इसका मतलब यह था कि एक बख्तरब सैनिक को 51 ताइल चांदी में सुसज्जित किया जा सकता था। यह कीमत किसी को भी ईर्ष्या करने के लिए काफी थी। कुछ देर बाद सुयन सिस्टम स्टोर से बाहर निकल गई। स्टोर में वस्तुओं की कीमतें अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। बाहरी बाजार की तुलना में लगभग 10 गुना सस्ती। केवल वस्तुओं का व्यापार करके ही वह बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकता था और आसानी से अमीर बन सकता था। पैसा और अनाज होने पर सैनिकों की भर्ती करना और घोड़े खरीदना मुश्किल नहीं होगा और एक बड़ी सेना खड़ी करना बहुत आसान होगा। पैसा दुनिया को चलाता है और अनाज लोगों की भीड़ को आकर्षित करता है। वर्तमान दाकिंग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था। देश के भीतर अशांति फैली हुई थी, विद्रोही उपद्रव कर रहे थे, मार्शल आर्ट संप्रदाय शांतिपूर्ण नहीं थे और कुलीन परिवार खुलेआम और गुप्त रूप से अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। बाह्य रूप से कई शक्तिशाली शत्रु मौजूद थे। उत्तर दिशा में बर्बर लोग रहते थे जो अक्सर दक्षिण की ओर आक्रमण करते थे। उत्तर पूर्व में स्थित दालियांग राज्य हमेशा से दाकिंग के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। पश्चिमी क्षेत्र के तीनों राज्यों ने सीमा पर कभी कभार मामूली अशांति पैदा की। दक्षिण में स्थित बिल जनजाति के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे और वे दाकिंग की सीमाओं को भी परेशान करते थे। पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार स्थित डोंगिंग राज्य को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। जापानी समुद्री डाकू समय समय पर तटीय क्षेत्रों पर हमले करते थे। दाकिंग भूखे भेड़ियों के झुंड से घिरे एक मेमने की तरह था। सुरन को अचानक कुछ याद आया और उसने सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई न्यू प्लेयर गिफ्ट पैक, नए खिलाड़ियों के लिए गिफ्ट पैक है? मेजबान के अनुरोध का पता चलने पर नौसिखियों के लिए विशेष कल्याणकारी उपहार पैक जारी किया गया है।
क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? उसने आंखें घुमाते हुए कहा, तो तुमने इसे तब तक छिपाए रखा जब तक मैंने पूछा नहीं। खोलूं तो सही। पल भर में सिस्टम पर लगातार बजने लगे। मेजबान को यह उपलब्धि प्राप्त करने पर बधाई। सुप्रीम मेरो क्लीजिंग पिल X1 यह अस्थि मज्जा को साफ कर सकता है, मेरिडियन और आधार को नया आकार दे सकता है। जन्मजात महान ग्रैंड मास्टर अपग्रेड कार्ड X1 बिना किसी दुष्प्रभाव के सीधे जन्मजात महान ग्रैंड मास्टर स्तर पर पदोन्नत करता है। सर्वविष प्रतिरोधक शारीरिक क्षमता विश्व के सभी विषों से प्रतिरक्षित शरीर में प्रवेश करने वाले विषाक्त पदार्थ स्वतः ही घुल जाते हैं। हत्यारा संगठन लनेट सुयन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसकी उंगलियां लगभग कांपने लगी। जन्मजात महान मास्टर और लूनेट जैसी एक दिग्गज हत्यारी संस्था। उसने गहरी सांस ली और अपनी खुशी को दबाते हुए कहा, 9527। क्या मैं अब ग्रेट ग्रैंड मास्टर अपग्रेड कार्ड का उपयोग कर सकता हूं? इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। होस्ट अपग्रेड कार्ड का उपयोग करने से पहले अपने शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सुप्रीम मेरो क्लींजिंग पिन लेने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। सुयन ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां थोड़ी सी हिली और अचानक उसकी हथेली में अजगर की आंख के आकार की एक गोली प्रकट हो गई। गोली का रंग बैंगनी सुनहरा था और उसकी सतह पर जटिल आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही उसकी मनमोहक औषधीय सुगंध फैली, उसका दिमाग तुरंत शांत हो गया और हैंगओवर से होने वाला सिर दर्द भी पूरी तरह गायब हो गया। क्या सिस्टम के अनुसार इस गोली की कीमत 10 लाख अंक है? वह हौसफते हुए बोला। यह 10 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर था, जो 1 लाख सैनिकों को हथियार बंद करने के लिए पर्याप्त था। उसने दृढ़ता से गोली निगल ली। पल भर में एक प्रचंड ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों में दौड़ गई और ऐसा लगा जैसे उसकी नसें हथौड़े से खोली जा रही हो। तीव्र दर्द के कारण उसके मुंह से एक दबी हुई करा निकली। अगले ही क्षण उसकी त्वचा के नीचे से काले भूरे रंग की चिपचिपी अशुद्धियां रिसने लगी, जिनमें से तीखी दुर्गंध आ रही थी। अफ! उसने अचानक मुंह भरकर काला खून थूक दिया, लेकिन उसका शरीर इतना हल्का महसूस हुआ कि मानो हवा में तैर रहा हो। अस्थि मज्जा शुद्धि के बाद सुयन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया हो। उनके पहले के भारी भरकम अंग हल्के और लचीले हो गए। उनकी सांसें बहुत सहज हो गई और उनका दिमाग भी बहुत स्पष्ट हो गया। अगले ही पल एक तीखी बदबू से वह लगभग बेहोश हो गया। धिक्कार है, यह कैसी बदबू है? उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका जटाधारी वस्त्र काले भूरे रंग की चिपचिपी गंदगी से ढका हुआ था। उसकी गंध 10 साल पुराने सड़े हुए अंडों और गंदे पानी की मिलीजुली गंध जैसी थी, जिससे उसका गला मतली से भर गया। वह दौड़कर बगल वाले कमरे में गया और सौभाग्य से लकड़ी के टब में पानी अभी भी मौजूद था। क्लॉप की आवाज के साथ वह उसमें कूद गया। आधे घंटे तक रगड़ने के बाद वह आखिरकार कांपते हुए खड़ा हुआ। पानी पर तैरती गंदगी को देखकर सिर में झुनझुनी सी होने लगी, लेकिन जब उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वह स्तब्ध रह गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के खुरदुरे निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसके पेट के निचले हिस्से में 8 स्पष्ट मांसपेशियां थीं। उसकी त्वचा पारदर्शी सफेद थी और जब उसने उसे अपनी उंगलियों से छुआ तो वह चिकनी और कोमल थी।
यहाँ तक कि मोती का पाउडर लगाने के बाद एक महिला के चेहरे से भी अधिक कोमल। उफ! इस अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली ने शायद मुझे त्वचा की एक नई परत दे दी है। उसने अपनी बाह की त्वचा को चुटकी से दबाया और अचानक हंस पड़ा। मेरी मौजूदा कद-काठी और खूबसूरती को देखते हुए मैं शायद किसी वेश्यालय की सबसे बेहतरीन वेश्या बन सकती हूँ। बोलते समय उसने जानबूझकर अपनी छाती फुलाई और पानी की बूंदें उसके पेट की खांचों से नीचे लुढ़क गई। उसे खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से एक बाथरूम उठाकर खुद को उसमें लपेट लिया। नए कपड़े पहनने के बाद सुलन उत्सुकता से नरम सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई। सिस्टम अपग्रेड कार का इस्तेमाल करो। आदेश दिए जाते ही अचानक उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हो गया। सुयन ने अपनी नसों में अनगिनत छोटी छोटी गर्म धाराएं दौड़ती हुई महसूस की। उनकी साधना में तीव्र उछाल आने लगा। उनका पहले का स्थिर तृतीय स्तरीय स्तर पलक झपकते ही द्वितीय स्तरीय स्तर पर पहुंच गया और उसके तुरंत बाद प्रथम स्तरीय स्तर पर भी उसके शरीर में लगातार शक्ति एकत्रित हो रही थी। सुयन ने दांत पीसते हुए महसूस किया मानो इस बल से उसके आंतरिक अंगद गर्दनाक रूप से खींच रहे हो। जब उनकी साधना ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई तो उनके बाल बिना हवा के लहराने लगे और उनके कपड़े आंतरिक ऊर्जा के उफान से फूल गए। अंततः एक भीषण भूकंप के बाद यह शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। सुयन ने एक लंबी सांस ली। वह जन्मजात महान गुरु के स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित करने का प्रयास किया और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दायान एक अथाह झील हो। हर हरकत के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पास असीमित शक्ति हो। अध्याय 3 झां और लुओं का जाल। सुयन ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। उसकी नजर मेज के कोने पर रखी चाय के कप पर पड़ी। एक हल्के से विचार के साथ सेलाडोल रंग का चाय का कप अचानक एक अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर उठा लिया गया। 2 बार घूमने के बाद धीरे से उसकी हथेली में आ गिरा। यह एक सच्चा अच्छी प्रक्षेपण था जिसे केवल एक जनजात ग्रैंड मास्टर ही प्राप्त कर सकता था। कुछ ऐसा जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपनी मुट्ठी भींची जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ों से हल्की सी चटकने की आवाज आई। अपनी सफलता से पहले उन्होंने एक औसत दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में संघर्ष किया। अब केवल अपनी शारीरिक शक्ति से ही वह चट्टानों को चकनाचूर कर सकता था और लकड़ी को चीर सकता था। इसके अलावा उसकी गहन वास्तविक चित्र त्रिवत में वृद्धि भी हुई थी। आज का मैं अपने अतीत के मैं को एक हाथ से कुचल सकता हूं। उनकी समझ के अनुसार महान किंग डायनेस्टी में सही तौर पर केवल 5 जनजात ग्रैंड मास्टर थे। इनमें से 2 दरबार के स्तंभ थे और 3 जयानगू के भीतर छिपे हुए थे। अनुभाग एस अब वह मार्शल दांव के शिखर पर थे। महान किंग राजवंश के 6ठे जन्मजात ग्रैंड मास्टर। इसके बाद सुयन एक नए खिलौने वाले बच्चे की तरह कमरे में मौजूद ब्रश स्याही कागज और स्याही के पत्थर के साथ खुशी से खेलने लगी। जब वह वुक्सिया फिल्मों की चालों की नकल करते हुए बुदबुदा रहा था तो उसकी सच्ची ऊर्जा सिंचाई के कप पेपरवेट और यहां तक कि दीवार पर लटकी हुई कीमती तलवार भी उठकर इधर-उधर उड़ने लगी। यह रिमोट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह गोलियों को रोक सकता है। उसे अचानक फिल्म का वह दृश्य याद आ गया जिसमें अग्नि बादल का दुष्ट देवता नंगे हाथों से गोलियां पकड़ लेता है
और वह मुस्कुरा उठा। अब एक जन्मजात ग्रैंड मास्टर की प्रतिक्रिया गति और ट्रूची की तीव्रता के साथ गोलियों को रोकना तो दूर, बैरेट राइफल का सामना करने के लिए ट्रूची शील्ड बनाना भी शायद कोई समस्या नहीं होगी। अंततः वह अब दूसरों द्वारा गूंथे जाने वाला नरम परमन नहीं रहा। अब सिस्टम और ग्रैंड मास्टर साधना के साथ जिस खेल में उसकी हार तय थी, उसे फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब वह वापस टेबल पर जाना चाहता था। इसके बाद सुरन की निगाहें अंतिम पुरस्कार लुओं के जाल पर टिक गई। नाम सुनते ही उसका दिल अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। लुओं का जाल एक समय हत्यारों का ऐसा संगठन था जिसने पूरे जियान गहू में दहशत फैला रखी थी। अपने चरम उत्कर्ष के दौरान इसके हत्यारे गली के गुंडों से लेकर उच्च पदस्थ दरबारी अधिकारियों तक पूरे देश में फैले हुए थे। उचित कीमत मिलने पर ऐसा कोई हत्या का मिशन नहीं था जिसे वे अंजाम ना दे सकें। इस संगठन में एक सख्त पदानुक्रम था जिसमें हत्यारों की शक्ति को स्वर्ग, पृथ्वी, जुबान और हुवान के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्रियान को आगे 4 चरणों में विभाजित किया गया था। जिया ई बिंग डिंग सिस्टम लू विशेषता पैनल का नेट खोले। लू संगठन का नेटवर्क कर्मचारी 10 नेता झावगाम प्रथम स्तर की ग्रैंड मास्टर साधना में निपुण, रणनीति, षड्यंत्र और विश्व शोधन में पारंगत। पूर्व में किन राजवंश के मुख्य महल का हेवन रैंक असेसन 6 प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल हैं। 6 तलवार गुलाम झें गैन ब्रोकन वाटर डिसप्टिंग स्पिरिट वांगियांग सोल ट्रांसफर सोल एक्सटिंग्विशर। द्विश्रेणी के हत्यारे 50 प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट ट्रैकिंग और छुपने में निपुण प्रोफाउंड आयरन डेगर से लेस जुआ रैंक हत्यारा 100 द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट कोर ताकत हुवांग रैंक के हत्यारे 500 तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट स्थानीय खुफिया नेटवर्क के लिए जिम्मेदार संबद्ध बल डेथ वॉरियर कैंप 1000 लोग 100% वफादारी आत्मघाती मिशन को अंजाम देने में सक्षम खुफिया मंडप जिसमें 2000 गुप्त एजेंट मौजूद हैं और जया लहू और दरबार की गतिविधियों पर दैनिक अपडेट मिलते हैं। मेडिसिन लॉज जिसमें 100 रसायन शास्त्री हैं जो विषैले हथियारों को परिष्कृत करने और औषधीय गोलियों से उपचार करने में सक्षम है। गढ़ पूरे देश में फैले 12 प्रांत और 36 कमांडरी, कुल मिलाकर 100 गुप्त चौकियां जिनमें कालकोठरी, शस्त्रागार और कबूतर संचार प्रणाली सहित पुनरत कर्मचारी मौजूद हैं। आंकड़ों को देखकर सुयन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। झाऊ गांव जो लुओं के जाल का नेता था, एक शक्तिशाली था जिसने इतिहास भर में घटनाओं को अपने हिसाब से प्रभावित किया था। मेजबान सिस्टम द्वारा बुलाई गई लौ संगठन की नेटवर्क ने अपनी सभी संबद्ध सुविधाओं को एक साथ सक्रिय कर दिया है। किसी अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम की सूचना बजते ही सुयन ने मानचित्र पैनल पर गढ़ का नक्शा चमकते हुए देखा। जियान के जल नगरों से लेकर साइबेरी के सीमा दरों तक गुप्त चौकियों के घने निशान मकड़ी के जाले की तरह ग्रेट किंग के क्षेत्र को ढाके हुए थे। वह हल्की हंसी रोक नहीं पाया। क्या इसमें शस्त्रागार और कबूतरों द्वारा संदेशवाहक प्रणाली भी पूरी तरह से सुसज्जित है? यह प्रणाली वास्तव में एक विचारशील आया की तरह है। लू के अंतर्निहित इंटेलिजेंस पवेलियन, डेथ वॉरियर कैंप और प्रांतों और काउंटियों में फैली गुप्त ठिकानों के नेटवर्क ने उसे तुरंत राष्ट्रव्यापी जासूसी और सूचनात्मक सहायता प्रदान कर दी। शाही दरबार की सबसे शक्तिशाली सेना इंपीरियर सिटी गार्ड में केवल 2000 लोग थे और यह विभिन्न प्रकार की बाधाओं के अधीन थी जो लुओं के नेट से अतुलनीय थी।
लू के जाल में केवल 7 ग्रैंड मास्टर स्तरीय विशेषज्ञ हैं, जिनमें से एक लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर है। झांव गांव और 6 प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर हेवन रन के हत्यारे सभी सेनाओं को सतर्क करने के लिए काफी थे। सिस्टम झांव गांव और लुओं के जाल के 6 तलवार गुलामों को मेरे कमरे में बुलाओ। बाकी सभी को उनके द्वारा तैयार किए गए पदों के अनुसार पूरे देश में गुणों में तैनात किया जाएगा और मुख्यालय राजधानी के बाहर दाकिन पर्वत में स्थापित किया जाएगा। सुयन ने दृढ़तापूर्वक आदेश दिया। आदेश की पुष्टि हो गई है। मुख्य सदस्यों को बुलाया जा रहा है। शब्द पूरे होने से पहले ही कमरे में प्रकाश और छाया की एक चमक दिखाई दी और 7 आकृतियां अचानक प्रकट हुई। झावगांव जो काले आधिकारिक वस्त्रों में सजे हुए भयावह भां लिए हुए उनका नेतृत्व कर रहे थे और उनके पीछे 6 तलवारबाज थे जिनकी कमर से विभिन्न डिजाइनों की लंबी तलवारें लटक रही थी। ठीक वही पौराणिक 6 तलवार गुलाम। वे एक घुटने पर बैठ गए और एक साथ बोले, लनेता झावगांव का जाल 6 तलवार दास हमारे प्रभु को नमस्कार। लगभग उसी समय महान किंग राजवंश के 12 प्रांतों में आधिकारिक सड़कों, डाकघरों और रेस्तरां में सादे कपड़ों में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं चुपचाप दिखाई दिए। कुछ व्यापारी बनकर सराय में ठहरे तो कुछ नौकर बनकर सरकारी दफ्तरों में घुसपैठ की। द किंग पर्वत से एक विशाल खुफिया नेटवर्क चुपचाप फैल गया और महान किंग राजवंश के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया। झाओगांव ने सुयन की ओर देखते हुए कहा, है प्रभु, आपके आदेशानुसार लोगों का जाल बिछा दिया गया है। 3 दिनों के भीतर आकाश के नीचे की सभी जानकारी एकत्र कर ली जाएगी। सुलियन खिड़की के पास गया और शहर के बाहर स्थित द किंग पर्वत को निहारने लगा। उसके होठों पर मुस्कान थी। झाओगांव, तुम और 6 तलवार वाले दास मेरे आदेश पर राजकुमार की जागीर में ही रहोगे। राजा का यह आदेश आगे पहुंचाओ। लहू के जाल को 3 महीने के भीतर अपना नाम रोशन करना होगा, जिससे जंगगहों के लोगों के दिलों में भय उत्पन्न हो सके। यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। झाओगांव ने सहमति में अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में निर्मता की एक झलक दिखाई दी। सुल उनकी निगाहें और गहरी हो गई। आज से इस राजा के उन 9 एक छोटे भाइयों पर कड़ी नजर रखना। वे किससे मिलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां तक कि अगर वे पाद भी मारते हैं तो उसकी भी सूचना देना। इसके अलावा शाही महल और शाही अंगरक्षकों में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को घुसपैठ कराने के तरीके खोजना। इसके अलावा जितना संभव हो उतने अधिक लोगों के साथ शाही महल और शाही गार्डों में घुसपैठ करने के तरीके खोजें। हे भगवान, निश्चिंत रहें। 3 दिनों के भीतर मुखबिर घुसपैठ कर लेंगे। प्रणाम करने के बाद झावगांव और बाकी 7 लोग राजकुमार के महल के गलियारे में भूतों की तरह गायब हो गए। सुयन ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा और गहरी सांस ली, अपनी नसों में उमड़ती हुई सच्ची ऊर्जा को महसूस करते हुए उसे अपने पूरे शरीर में ताजगी और आराम का एहसास हुआ। तभी गलियारे से धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। चलकर पास आई और जैसे ही उसने ऊपर देखा और सुयन को देखा, वह मानो वही जम गई जैसे कोई चीज थम गई हो। उसने अपनी आंखें मली, फिर 2 कदम और करीब आकर बिना कुछ बोले काफी देर तक सुई उनके चेहरे को देखती रही। अतीत में यद्यपि महामहिम एक राजकुमार थे, फिर भी उनकी भौं में हमेशा बीमारी की झलक दिखाई देती थी और उनका रंग थोड़ा पीला था।
लेकिन अब धूप में खड़े उस व्यक्ति के बाल स्याही के झरने की तरह बह रहे थे। चेहरा पॉलिश किए हुए जैकब की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों के कोनों की बारीक रेखाएं भी मानो सुबह की ओर से चिकनी हो गई थी। विशेष रूप से उसकी आंखें तारों से सजी हुई सी चमक रही थी और एक साधारण आभा बिखेर रही थी। रुको, तुम बस वही क्यों खड़े हो? सुयन ने अपनी बोहे उठाई और हल्की सी हंस पड़ी। अनजाने में ही उसने अपने गाल को छू लिया। अचानक होश में आए और कुछ कदम दौड़कर सुयन के सामने पहुंच गई। उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, महाराज, आपको आपको क्या हुआ? सुयन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह उसकी ग्रैंड मास्टर साधना को भांप पाई थी? जैसे ही वह बोलने और उसे चेतावनी देने वाला था, उसने छोटी नौकरानी को अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए सुना। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। तुम्हारी त्वचा इतनी पारदर्शी कैसे हो गई, जैसे महीन भेड़ की चर्बी से बना जेड पत्थर। और यह आभा ऐसा लगता है जैसे तुम कोई अलग ही इंसान बन गए हो। कि आंखों में चमक देखकर वह खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। क्या तुम इस राजा को नहीं पहचानते? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, बल्कि बात यह है कि मैं तुम्हें पहचानने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। ने उसकी बाह पर चुटकी ली, फिर सुयन की गाल की ओर इशारा किया। क्या तुमने चुपके से महल से कोई सौंदर्य गोली खा ली? इस नौकरानी ने पिछली बार महारानी शू को आधी गोली इस्तेमाल करते देखा था और तब उसकी त्वचा इतनी चमकदार नहीं थी। उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। महामहिम, कृपया इस सेविका को बताएं कि आपने किस खजाने का इस्तेमाल किया। यह सेविका किसी को नहीं बताने का वादा करती है, बस चुपके से थोड़ा सा इस्तेमाल करेगी। सुयन ने उसके कृपया साझा करें वाले उत्सुक भाव को देखा और उसे यह बात चिढ़ाने वाली और मनोरंजक दोनों लगी। महिलाओं का ध्यान वाकई हमेशा अजीबोगरीब जगहों पर ही होता है। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और छोटी नौकरानी के माथे पर उंगली से मारने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कोई दवा नहीं ली। ने अपना माथा ढंग लिया और लगातार सवाल पूछती रही। सचमुच आपने कोई दवा नहीं ली तो? महाराज, आपने कौन सी फेस क्रीम लगाई? इस नौकरानी ने देखा कि आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए हैं। अध्याय 4 भेड़ियों के रक्षक और रहस्यमय भूत चेहरे वाला आदमी। दाकिन पर्वत शाही शहर से 10 मील दूर पहाड़ों की एक श्रृंखला स्थित थी। इलाका उबड़ खाबड़ और घने जंगलों से ढका हुआ था। एक ऐसा सुनसान क्षेत्र जहां शिकारी भी आमतौर पर जाने से बचते थे। इस समय 7 काली आकृतियां पहाड़ के बाहर मुख्य सड़क के किनारे नीची उड़ान भर रही थी। झांव गांव और 6 तलवार वाले गुलाम अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। उनके द्वारा उड़ाई गई गिरे हुए पत्तों की गड़गड़ाहट अभी शांत भी नहीं हुई थी कि वे 1 मील दूर तक दौड़ चुके थे। राजकुमार के निवास से दाकिंग पर्वत की तलहटी तक पहुंचने में उन्हें भोजन करने में लगने वाले समय से अधिक समय नहीं लगा। कुछ ही देर में वे 7 लताओं से ढकी एक चट्टान के सामने रुक गए। झांव गांव ने अपनी उंगली से चट्टान की दीवार पर 3 बार थपथपाया। क्लिक की आवाज के साथ लताओं के पीछे एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर
पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी जो धीरे धीरे चौड़ी होती जाती थी। 100 झांक लगभग 330 मीटर नीचे उतरने के बाद जगह अचानक खुल गई। 1000 झां वर्ग लगभग 3300 वर्ग मीटर की गुफा दिन के उजाले की तरह जगमगा रही थी। गुफा को शस्त्रागार, यातना कक्ष और खुफिया कक्ष जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। 1000 से अधिक हत्यारे गहरे रंग के तन वस्त्र पहने हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। रुको! झामवगाम केंद्रीय पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह पूरी गुफा में गूंज उठी। सभी व्यस्त हत्यारे एक समान रूप से एक घुटने पर बैठ गए और केंद्रीय मंच की ओर देखने लगे। गुरु के आदेश से झाव गांव ने जोर से घोषणा की। तत्काल प्रभाव से लनेट को 3 चीजें पूरी करनी होंगी। पहला, 3 महीनों के भीतर लनेट की प्रतिष्ठा स्थापित करना जिससे मार्शल जगत के दिल में भय पैदा हो जाए। दूसरा, नौशाही राजकुमारों के आवासों पर सुरक्षा व्यवस्था और विश्वसनीय सहायकों की सूची का पता लगाएं और उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखें। तीसरा, शाही नगर निदेशालय और शाही रक्षकों के लिए घुसपैठ की योजना का नेतृत्व और क्रियान्वयन दुवान शई और जुवान हुन द्वारा किया जाएगा। वह रुका। उसकी निगाहें प्लेटफार्म के नीचे मौजूद हजारों गंभीर चेहरों पर घूम गई। गुरु ने कहा है, यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। यदि तुम असफल हो जाओगे, गुफा में पल भर में एक खौफनाक आभा छा गई, तो फिर तुम मृत्यु योद्धाओं के शिविर में रिपोर्ट करोगे। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, नीचे मौजूद 1000 हत्यारों ने एक साथ जवाब दिया, हम आज्ञा का पालन करते हैं। झाव गांव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, बिखर जाओ, नीचे जाओ और तैयारी करो। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। झाव गांव गुफा के अंदर चट्टान के किनारे पर पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और नीचे व्यस्त लू नेट हथियारों को देख रहा था। अचानक उसने बगल में खड़े जेन गैन की ओर मुड़कर देखा। इस बलवान तलवारबाज ने काला कवच पहन रखा था। उसकी कमर पर बंधी जेन गैन तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी और उसके चेहरे की तीखी बनावट खौफनाक और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। हमें इस दुनिया में बुलाने वाले गुरु झेन गैन अतीत के महान किन में बिताए गए हमारे समय की तुलना में कहीं अधिक रोचक हैं। झाव गांव की आंखों में एक भयावह मुस्कान झलक उठी। लू नेट इस दुनिया का रहस्यमय स्वामी बनने के लिए नियत है। क्या आपको इस बात का भरोसा है? झेल गैन ने तुरंत मुट्ठी बांधकर कहा, नेता, शियान्यांग में हमने 6 राज्यों के सरदारों को भयभीत कर दिया था। अब गुरु के समर्थन से यह अधीनस्थ पूरी तरह आश्वस्त है। बस एक इशारा कीजिए और चाहे महान किंग का शाही महल ही क्यों ना हो, यह अधीनस्थ बूढ़े सम्राट का सिर काट सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। झाव गांव ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दिल खोलकर हंसा। उसकी काली पोशाक पहाड़ी हवा में तेजी से लहरा रही थी। मैं झाव गांव न केवल युद्ध जगत के अंधकार में राजा बनूंगा, बल्कि मैं लू नेट की छाया में महान किंग दरबार के हर कोने को कपकपा दूंगा। वह अचानक घूम गया और उसकी निगाहें 6 तलवार वाले गुलामों पर टिक गई। दुवान शुई और जुवान हुन शाही नगर निदेशालय में घुसपैठ करने के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी सब मेरे साथ किन के राजकुमार के निवास पर लौट चले, समझा? 6 तलवारबाज गुलामों ने एकमत होकर जवाब दिया। झाव गांव के होठों के कोने पर एक भयंकर मुस्कान उभर आई।
शियाने आंगन में वह महल के रथ कार्यालय का शक्तिशाली प्रमुख था जिसके पास पूर्ण अधिकार था। अब महान किंग राजवंश में उसका इरादा एक बार फिर से गड़बड़ी पैदा करने वाला मुख्य साजिशकर्ता बनने का था। शाही शहर में महान किंग राजवंश का केंद्र यह प्राचीन विश्व का एक विशाल महानगर था। इसका क्षेत्रफल विशाल था और स्थायी जनसंख्या 3 मिलियन से अधिक थी। नीले पत्थर से बनी शहर की दीवारें बादलों तक पहुंचती थी और पहरेदार मीनारों से झंडे लहराते हुए राजवंश की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में शाही शहर झोंकझों के मध्य में स्थित था, जहां से मुख्य सड़कें पूरे देश के सभी प्रांतों की ओर जाती थी। महान किंग राजवंश का विशाल क्षेत्र था जो कुल 12 प्रांतों पर शासन करता था। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में 2-2 प्रांत स्थापित किए गए थे, जिनमें से मध्य मैदानी क्षेत्र में 4 प्रांत थे। कुल मिलाकर 12 प्रांत थे। प्रत्येक प्रांत 3 जिलों का प्रशासन करता था, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 36 जिले थे। जयान के उपजाऊ जल नगरों से लेकर उत्तर के समतल मैदानों और मध्य मैदानों के केंद्र में स्थित हलचल भरे शहरों तक इस विशाल भूभाग में करोड़ों लोग रहते थे, जो राजवंश की एक भव्य गाथा का निर्माण करते थे। शहर के पूर्व में एक जजर गली के भीतर रेशम की दुकान का चिन्ह प्रदर्शित करने वाला एक विशाल दूसरे ईंटों का परिसर खामोश पड़ा था। पिछवाड़े में लकड़ी के शेड के नीचे बने गुप्त कक्ष में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में 2 धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थी। बाईं ओर खड़े व्यक्ति ने कांसे रंग का भेड़िए के सिर वाला मुखौटा पहन रखा था। कमर पर एक दांतेदार छोटी तलवार रखी हुई थी और उसके वस्त्र के किनारे पर गहरे सुनहरे रंग के भेड़िए के पंजे के निशान कढ़ाई किए हुए थे। वह कुख्यात वुल्फ गार्ड्स नामक हत्यारे संगठन का सदस्य था, जिसका नाम ही मार्शल आर्ट की दुनिया में भय पैदा कर देता था। वुल्फ गार्ड्स मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे रहस्यमय हत्यारे संगठनों में से एक थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी स्थापना किसने की थी और ना ही किसी को पता था कि उनका मुख्यालय कहाँ छिपा हुआ था। ऐसा लगता था मानो यह संगठन रातों-रात अस्तित्व में आ गया हो। उनके तरीके पूरी तरह से निर्मम थे। अभियानों के दौरान वे अक्सर क्रूरता से पेश आते थे, अक्सर पूरे परिवारों का सफाया कर देते थे और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते थे। वुल्फ गार्ड्स के निशाने पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम होती थी। वे हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह थे जो अपने शिकार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर संभव तरीका अपनाते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह अफवाह फैली हुई थी कि वुल्फ गार्ड्स के पास ग्रैंड मास्टर स्तर के हत्यारे हैं, लेकिन किसी ने भी वास्तव में उनमें से किसी एक को देखा नहीं था। हत्यारे संगठनों की रैंकिंग में वुल्फ गार्ड्स तीसरे स्थान पर थे। उनसे पहले केवल खूंखार ब्लड किल टॉवर और मिस्टेरिन पवेलियन ही थे। हालांकि उनकी रैंकिंग सर्वोच्च नहीं थी, लेकिन उनके अभियानों की क्रूरता और गोपनीयता ने कई मार्शल आर्टिस्टों को उनका नाम सुनते ही भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। मास्टर ने आदेश दिया है कि किन के राजकुमार को फंसाने की प्रक्रिया 3 दिनों के भीतर शुरू होनी चाहिए। दाहिनी ओर काले वस्त्र पहने, लोहे के मुखौटे से चेहरा ढके हुए व्यक्ति ने कर्कश स्वर में कहा, शाही वस्त्र और गुप्त पत्र तैयार हैं। आपको आज रात चुपके से किंग राजकुमार के निवास में प्रवेश करना होगा और उनके अध्ययन कक्ष में बने गुप्त कक्ष में सबूत छिपाना होगा। भेड़िए का मुखौटा पहने हत्यारे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि उनके राजकुमार का निवास स्थान कड़ी सुरक्षा में है।
क्या आपको लगता है कि कोई यूं ही अंदर घुस सकता है? हमने इसके लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है। उस डरावने चेहरे वाले व्यक्ति ने तांबे की सीटी फेंकी। शाम 45 बजे क्षु महीने के तीसरे चौथाई घंटे पर निवास के पश्चिमी कोने के द्वार पर तैनात रक्षक झावहू इस सीटी को संकेत के रूप में बजाएगा। उसने हमसे 1000 टाइल सोना ले लिया है और वह आपको अंदर ले जाएगा। याद रखना, अध्ययन कक्ष में तीसरी मंजिल की टाइल के नीचे एक गुप्त कक्ष है। गुप्त पत्र को उसी के अंदर रखना होगा। भेड़िए का मुखौटा पहने उस व्यक्ति ने तांबे की सीटी उठाए, उसे हाथ में तोला और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। क्या झाऊ पर भरोसा किया जा सकता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? उसकी पत्नी और बेटा पहले से ही हमारे कब्जे में हैं। उस डरावने चेहरे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर उसने हमें धोखा देने की हिम्मत की तो कुछ ही दिनों में उसके पूरे परिवार के शव खाई में मिलेंगे। वह आगे बढ़ा। उसका लोहे का मुखौटा लगभग भेड़िए के सिर वाले मुखौटे को छू रहा था। गुरु ने कहा है कि यह अभियान सफल होना ही चाहिए। पिछले साल अपने मिशन में असफल रहे वुल्फ गार्ड्स की कब्रें पहले ही खरपतवारों से भर चुकी हैं। भेड़िए का मुखौटा पहने उस आदमी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। वुल्फ गार्ड शपथ लेते हैं कि वे इस मिशन को मृत्यु तक पूरा करेंगे। कृपया निश्चिंत रहें स्वामी, ऐसा होना ही चाहिए। भूतिया चेहरे वाले उस व्यक्ति ने अपनी आस्तीन झटक दी और गुप्त कक्ष के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते हुए पत्थर की दीवार पर बने 3 उभरे हुए हिस्सों को तेजी से दबाया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पत्थर की दीवार फट गई और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गहरी अंधेरी सुरंग थी। भेड़िए का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने भूतिया चेहरे वाले व्यक्ति को सुरंग के कोने से गायब होते हुए देखा और अपनी कमर पर रखी छोटी सी तलवार को कसकर पकड़े हुए था। वह जानता था कि इस मिशन में सफलता का मतलब उदार पुरस्कार था, विफलता का मतलब धूल में मिल जाना था। मोमबत्ती की रोशनी अचानक तेज हो गई, जिससे नकाब के नीचे उसके मुंह का मुड़ा हुआ कोना रोशन हो गया। जीवित रहने के लिए किंग के राजकुमार को फंसाने की बात तो दूर, वह सम्राट को उखाड़ फेंकने का भी साहस करेगा। सुरंग के अंत में भूतिया चेहरे वाले व्यक्ति ने एक नीले पत्थर की पटिया उठाई, जिससे एक आंगन में एक सूखे पेड़ की छाया दिखाई दी। उसने अपनी जेब से कबूतर की सीटी निकाली और धीरे से बजाई। कुछ ही क्षणों बाद एक भूरे रंग का कबूतर रात के आकाश से नीचे झपटा, जिसके पैर में खून से सना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उसे खोलते ही उसे केवल 3 शब्द दिखाई दिए, सब कुछ तैयार है। भूतिया चेहरे वाले उस व्यक्ति ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, मुड़ा और विशाल अंधेरे में गायब हो गया। रात हो गई। किन के राजकुमार के निवास पर एक एक करके रोशनी जलने लगी। गश्ती दल के सदस्य लालटेन लेकर हर 15 मिनट में परिसर का चक्कर लगाते थे। अध्ययन कक्ष में सुयून एक गुरु की कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ था और अपने हाथ में शाही हरे रंग के जेड के एक टुकड़े को बार बार घुमा रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में पन्ना जैसा हरा रंग हल्का सा चमक रहा था। अब जबकि लुओनेट पूरी तरह से चालू हो चुका था, जल्द ही ग्रेट किंग की सारी खबरें उसके कानों तक पहुंच जाएंगी। प्राचीन काल में जानकारी ही जीवन थी।
खासकर उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए शाही शहर में अनगिनत लोग उसकी मौत की कामना कर रहे थे। महज कुछ घंटे पहले अंधेरे में छिपी जानलेवा मंशा के कारण वह पूरी रात जागता रह सकता था, लेकिन अब हालात अलग थे। शियानिटी ग्रैंड मास्टर बनने के बाद वह बेहद सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। कुछ हत्यारों की बात छोड़िए, अगर कोई सेना लेकर भी घर को घेर ले तो भी वह उससे निपट सकता है। उसे यह भी उम्मीद थी कि अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन जल्द ही हमला करेंगे, ताकि वह उन्हें एक एक कर